वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। और सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूँ आपकी होली बहुत अच्छी गई होगी, बहुत प्यार से, बहुत खुशियों से और ढेर सारे रंगों से आपने होली मनाई होगी। और कमेंट में जरूर बताइएगा भाई इस बार की होली आपकी कैसे रही। और लेकर आया हूं फिर से कुछ आप बीतियां। आज की आप बीती विभिन्न रंग की छटाओं में ढली हुई है, जस्ट लाइक होली। इसमें दो घर हैं, एक जिन्न की वास्तविक कहानी है और गांव की कुछ मान्यताओं पर आधारित कहानियां हैं। सबसे पहले बात करते हैं घरों की। दोस्तों, हमारी जिंदगी में घर एक बहुत महत्वपूर्ण जगह होती है, एक ऐसी जगह जहां पर हम अपना सर छुपा सकते हैं, अपनी जिंदगी के लम्हों को बिता सकते हैं। मगर अगर वही घर आपसे पहले रहने वाले ने खाली न किया हो तो? हमारे आसपास बहुत से ऐसे घरों के बारे में सुनने में आता है जिसे हॉन्टेड कहा जाता है। यहां पहले रहने वाले ने उस घर को शरीर से तो खाली कर दिया होता है, मगर कभी कभी उनकी आत्माएं वहां रह जाती है। आज ऐसे ही दोनों घटनाएं छोटी छोटी हैं, इसलिए पहले उन्हें ले रहा हूं। पहली घटना मुंबई से है। लिखने वाली है रेवती जी। रेवती जी लिखती हैं, मैं पेशे से डॉक्टर हूं और जो कुछ हुआ वो साइंस और डॉक्टरी नॉलेज से परे है, इसलिए मैं इस पर विश्वास करूं या ना करूं पहले तो मैं ये नहीं समझ पाती थी, पर क्योंकि मेरी आंखों देखी घटना है तो इसके बारे में क्या कहूं, इसलिए आपको ये लिख रही हूं। हो सके तो इसे जरूर लोगों को सुनाइएगा। घटना जिस तरह से रेवती जी ने लिखी है वैसे ही मैं बता रहा हूं कि इनकी एक फ्रेंड है। एक बार इंटर्नशिप के लिए ये गई थी और वहां पर उनके साथ इनकी दोस्ती हो गई और दोस्ती काफी गहरी हो गई। तो ऐसे ही एक बार इनके हॉस्पिटल में 2 दिन की छुट्टियां थी, तो उस लड़की ने नया फ्लैट लिया हुआ था, तो उसने इनको बुलाया कि चलो 2 दिन तुम मेरे साथ ही रहना। तो ये उनके पास रहने के लिए चली गई। दोनों दिन भर गप मारते हुए बातें करते रहे और रात को खाना खाकर सो गए। रात में अचानक रेवती जी को बहुत ठंड लगने लगी। उन्होंने कंबल ओढ़ लिया। ऐसा लग रहा था एसी जैसे बहुत लो पर चला गया है। मगर आश्चर्य की बात यह थी कि रात में उन्होंने एसी नहीं चलाया था। उस समय इतनी गर्मी नहीं पड़ी थी कि एसी चलाना पड़े, इसलिए एसी नहीं चलाया था, बट बहुत ठंड इनको लगी। अगली सुबह जब ये उठी तो उन्होंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि रात में तुमको ठंड लग रही थी क्या? तो उसने कहा नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उसने बताया कि मुझे तो ऐसा लग रहा था एसी चला दी हो तुम, इस वजह से मैं बड़ी परेशान थी। तो फ्रेंड ने कहा कि हो सकता है रात में आपको फीवर आ गया हो। तो उसने भी सोचा कि हाँ, हो सकता है ऐसा। एंड दिन भर फिर दोनों बिजी रही और देखते देखते शाम ढल गई और रात आने लगी। रात आते आते पिछली रात के अनुभव से रेवती काफी घबरा सी गई थी, क्योंकि दिन भर उन्हें ऐसा नहीं लगा था कि उनकी तबीयत कुछ खराब हुई हो। मेनली रात को दोनों सो गए एंड अगेन बीच रात में इन्हें फिर ठंड लगने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कमरा पूरा बर्फ से भर गया हो, ये फ्रीजर में वो जाके पड़ गई हैं। तो इन्होंने आंख खोली और आंख खोल के जो दृश्य सामने देखा वो बेहद डराने वाला था। दृश्य ये था कि इनकी जो फ्रेंड थी वो बिस्तर पर अजीब तरह से खड़ी थी और इन्हें ऐसा लगा कि शायद वो बेड पर नहीं खड़ी थी, वो हवा में लटक रही थी। तो ये जल्दी से उठी, उठकर इन्होंने लाइट जला दिया और जैसे लाइट जलाया तो इनकी फ्रेंड तो बिल्कुल धड़ाम से गिरी और तुरंत उनको होश आया। तो उन्होंने कहा तू क्या कर रही थी? तो बोले मुझे तो पता नहीं। तो फिर उन्होंने ठंड वाली बात भी उनको बताई और ये घटना भी थी। तो फिर तुरंत जो है उस फ्रेंड के माता पिता को फोन किया गया
और वो लोग पास ही थे, तो अगले दिन तुरंत वो आ गए और इनको सामान आमान बना के वहां से ले गए। एंड इनके पिता ने जो बताया था, उनके फ्रेंड के पिता ने, उसके अनुसार घर काफी सस्ते में इनको मिल गया था, इसलिए इन्होंने खरीद लिया था और इनके मतलब पास्ट के बारे में कुछ पता नहीं लगाया था। तो उसके बाद तो फिर जैसे तैसे वो फ्लैट बेच दिया गया। बट ये लिखती है कि हमें ये नहीं पता चल पाया कि उस फ्लैट की हिस्ट्री क्या थी जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, मगर कुछ बहुत बुरा था वहां। सही बात, कई कई जगह ऐसी हो जाती है कि हमें समझ में भी नहीं आता है और बहुत कुछ वहां देखने को मिल जाता है। ठीक ऐसी दूसरी घटना है अनिमेश जी की, ये दिल्ली से हैं और ये लिखते हैं कि संदीप जी, आपको पता ही होगा दिल्ली में घर मिलना कितना मुश्किल होता है, और ऐसे में अगर कोई ऐसा घर आपको मिल जाए कि आप वहां पर रह ही ना पाए तो क्या स्थिति हो सकती है। इनके ऑफिस कलीग के साथ की ये घटना है। ये लिख रहे हैं, मेरे ऑफिस का एक फ्रेंड है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसने एक नया घर किराए पे लिया था, बट पहली रात से ही उसको वहां पर प्रॉब्लम होने लगी। और ये बात एक बार ऑफिस में फ्री टाइम में जब ये लोग बैठे थे, बात कर रहे थे, तब उसने बताई थी कि जैसे ही वो पहली रात को सोया तो अचानक उसको ऐसा लगने लगा जैसे उसका दम घुट रहा है और नाक बिल्कुल बंद कर दी गई है, किसी तरह से उठ गया एंड फिर रात भर नींद नहीं आई। और ऐसा क्रम जो है हर रात के लिए चल पड़ा। तो इनका एक और फ्रेंड है जो कि एक तरह से साइकिक है। साइकिक यहाँ बता दूं, वो होते हैं जो भूत प्रेत इत्यादि को देख सकते हैं। एंड ऐसा आपने फिल्मों में ही सुना होगा, मगर ये बंदा जो है वो सच में ऐसा है। तो इसने जब देखा कि भाई इसकी तबीयत खराब था, रात भर सो नहीं पा रहे थे, तो इनकी चेहरे पर भी इफेक्ट दिखने लगा था। उससे पूछा कि क्या हुआ, उन्होंने खुलकर बता दिया कि मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम है, रात में मैं सोता हूँ तो दम घुटने लगता है और ऐसे परिस्थितियाँ होती है और रात भर में चैन से सो नहीं पा रहा। तो इनके फ्रेंड ने कहा कि ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारे साथ चलता हूँ और वहां जाकर हम देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। चूंकि ये साइकिक थे, इन्होंने बताया नहीं उन्हें। तो रात में जो है ये गए, तो वहां पर 2 बेडरूम थे, तो इन्होंने ऐसा कहा कि मैं तुम्हारे बेडरूम में सो जाता हूँ, तुम पास वाले में सो जाओ, तो पता चल पाएगा कि क्या होता है। एंड रात में जब ये सो रहे थे तो इनको बहुत बहुत अनईजी सा लगने लगा, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे दम घुट रहा है, वो चीज बहुत वजनी इनकी छाती पे महसूस हो रही है, जैसा कि इनके फ्रेंड को हर रात को महसूस होता था। तो इन्होंने जो है आँख खोलकर देखने की कोशिश की क्या है, मगर कुछ दिखा नहीं। तो फिर एक करवट लेकर जैसे ही लेटे तो बिल्कुल इनकी नाक बंद सी लगी, कोई जैसे इनके नाक को दबाए हुए है और सांस नहीं ले पा रहे। तो हड़बड़ाकर ये उठ गए और उठकर जो सामने का दृश्य देखा वो बहुत ही डराने वाला था, क्योंकि इन्होंने देखा कि एक लड़की पंखे से लटकी हुई है और उसके पैर जो हैं बिल्कुल इनके सामने से थे और शायद उन्हीं पैरों का वजन वो अपनी छाती पर महसूस कर रहे थे। और जब करवट ली थी तो उन्हीं पैरों से शायद इनकी नाक बंद हो गई थी, इस वजह से दम घुट रहा था। तो हड़बड़ा कर उठ गए वहां से और समझ में आ गया कि मे बी इस लड़की ने जो है कभी इस कमरे में आत्महत्या की थी और उसकी रूह जो है आज भी वहां पर है। तो अगली सुबह फिर इन्होंने फ्रेंड से कहा कि नहीं, ये घर आपके लिए ठीक नहीं है, आप यहाँ मत रहो। तो फ्रेंड ने पूछा कि क्या हुआ, तो इन्होंने उतना तो नहीं बताया क्योंकि इनको पता था कि वो डर जाएंगे। एंड फिर किसी तरह से फ्रेंड वहां से शिफ्ट हो गए। बट इस बीच इनको काफी लॉस हुआ क्योंकि डिपॉजिट जो दिया हुआ था वो रिटर्न नहीं मिल पाया और गलती मकान मालिक की थी कि उन्होंने ये सब बातें पहले से नहीं बताई। और ऐसा होता है, इसलिए जब भी कोई दूसरा घर लेते हैं तो याद से उसके बारे में पता लगा लेना चाहिए। आज की जो तीसरी घटना है ये काफी विचित्र सी है और इसको भेजने वाले भी बांग्लादेश से हैं, अब्दुल रहमान जी। ये लिखते हैं, भाई
हमारे बांग्लादेश में वैसे तो बहुत सी ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं मिलती हैं, मगर मैं ये जो घटना लिख रहा हूँ ये मेरे परदादा के साथ घटित हुई है। और हमारे खानदान में लंबे समय से ये घटना जो है एक से दूसरे तक होकर आती रही है, और आज मैं अपने सभी साथियों के साथ इसे शेयर करना चाहूंगा। घटना आज से करीब 150 साल पहले की है। हमारे परदादा उस समय जमींदार किस्म के व्यक्ति थे और अंग्रेजों के बीच उनकी काफी पैठ थी। हमारे कहते हैं उस समय हमारे यहाँ बहुत बड़े एरिया में उनके खेत फैले हुए थे, बड़े बड़े तालाब थे। तो परदादा जो है वो बहुत दबंग किस्म के व्यक्ति थे और अक्सर शाम को घोड़े पर बैठकर वो खेतों के निरीक्षण में निकल जाया करते थे दूर तक। और ये उस समय की बात है जब आज की तरह स्ट्रीट लाइट्स और रोशनी नहीं हुआ करती थी। रात को दूर मैदानों में अंधेरा फैला हुआ रहता था। तो एक दिन ऐसे ही ये अपने खेतों की देखभाल के लिए जा रहे थे और जाते जाते काफी दूर निकल गए थे। और हम इंसानों की ये फितरत होती है कि बहुत समय तक अगर हम इंसानों के बीच न रहें तो हमको थोड़ा अजीब लगने लगता है। तो चारों ओर सन्नाटा और वीराना था, तो इनको काफी समय से थोड़ा अजीब सा लग रहा था कि तभी अचानक कुछ दूरी पर इन्होंने देखा कि कुछ लोगों का एक झुंड बैठा हुआ है। तो इन्हें बड़ा अच्छा लगा कि चलो इंसान है, जाकर उनके पास ठहरता हूं, बातचीत भी हो जाएगी और रात भी कट जाएगी। बट एक चीज उन्हें अजीब लगी कि ये लोग जो बैठे हुए थे वहां से थोड़ी दूरी पर एक डबरी जैसा था जिसमें सड़ा हुआ पानी और उसकी बहुत बदबू आ रही थी, मगर इन लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा था उस बात का। तो ये उनके पास गए और जाकर अस्सलाम वालेकुम करते हुए उनसे कहा कि आप लोग के पास कुछ देर बैठ सकता हूं क्या। तो उनमें से एक जो थोड़ा वृद्ध टाइप का था, काफी रूडली उसने कहा कि बैठना है बैठिए, मगर हमसे थोड़ा दूर बैठिएगा। तो ये उस समय की बात है जब काफी छुआछूत वगैरह माना जाता था। देश में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई ये तीन संप्रदाय के बीच आपस में काफी मनमुटाव रहता था। इन्होंने सोचा ऐसा ही कुछ होगा, तो ये थोड़ी दूरी पर इनसे बैठ गए और इन्होंने देखा कि सब थोड़ा अजीब किस्म के थे। मतलब सब सफेद रंग का लवादा पहने हुए थे और आपस में कुछ बातें कर रहे थे। तो इन्होंने बात करने के लिए इनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते हैं। तो फिर उसी वृद्ध किस्म के व्यक्ति ने कहा कि हम लोग का कोई घर और ठिकाना नहीं है, हम लोग जहाँ चाहे जा सकते हैं और जहाँ चाहे रह सकते हैं, और तुम लोगों की वजह से ही हम लोग का ये हाल है। हमें कायनात में कहीं ठौर ठिकाना नहीं मिलता है और हमारे कोई नाम नहीं होते हैं, हमें लोग जिस नाम से चाहे बुला सकते हैं। तो उनको भूख लगी थी, रात काफ़ी हो गई थी, तो इन्होंने जो है कहा कि मेरे पास कुछ खाने का है, आप लोगों के साथ मिलकर खा सकता हूँ क्या। तो जैसा कि वहाँ का होता है, वहाँ खजूर का गुड़ मिलता है, तो वो उनके पास खजूर का गुड़ थी, कुछ रोटियां थी और थोड़ी सी मिठाई थी। तो इन्होंने जो है अपनी थाल में निकाली और एक थाल में निकाल के जब ये उनके पास ले जाने लगे तो फिर वही वृद्ध किस्म के व्यक्ति ने कहा कि खबरदार पास मत आइएगा, वहीं दूर पे रख दीजिए और आप चले जाइए अपनी जगह। तो उनको काफी बुरा लगा, तो ये अपनी जगह आकर बैठ गए, क्योंकि बहुत रूडली उसने कहा था। मतलब इस तरह से कोई अगर खाने को दे रहा है और सामने वाला अगर तिरस्कार करेगा तो सच्ची बात है सामने वाले को बुरा तो लगेगा। फिर वो लोग भी अपना अपना खाना निकालने लगे और एक थाल में खाना सजाकर वहीं पत्थर के पास इनके लिए रख दिया और इशारा किया कि उठा लीजिए। खाना जो ऊपर कपड़े से ढका हुआ था तो ये उठाकर अपने पास लेकर आया और जैसे ही कपड़ा हटाया कि देखकर हालत खराब हो गई, क्योंकि थाली में एक हंस, जो बोलते हैं ना हंस, वो रखा हुआ था और किसी जानवर द्वारा
आधा मारकर खाया हुआ था, सड़ा सा, बिल्कुल उसके शरीर में कीड़े बिलबिला रहे थे। तो इसको देखते ही इनकी तो हालत खराब हो गई, बिल्कुल मतलब उबकाई आने लगी और कुछ ऐसा हाल हुआ कि दौड़कर वो उस डब्बी के पास जाकर उल्टी कर दिए और इतनी तेज किस्म की उल्टी लगी थी, मतलब इतनी घिन आ गई थी उनको वो चीज देखकर कि उल्टी के साथ साथ इनको पेशाब भी हो गया। तो अब इनके जो परदादा थे वो काफी, जैसे पहले ही बताया, दबंग किस्म के व्यक्ति थे। तो अच्छे के साथ तो ये बहुत अच्छे थे, मगर बुरे के साथ बहुत बुरे। तो जब इन लोगों ने इस तरह से किया तो इनका बहुत गुस्सा आ गया कि मतलब कोई ऐसा कैसे कर सकता है, किसी को इतना गंदा चीज खाने की थाल में कैसे दे सकता है। ये बिल्कुल गुस्से से उनकी तरफ दौड़े और बोले, बहुत देर से मैं आप लोगों को देख रहा हूं, मैं बैठा हूं यहाँ, आप लोगों के साथ बातें कर रहा हूं, आप मेरा तिरस्कार कर रहे हो, ये तो ठीक है, पर ये क्या गंदी चीज आपने मुझे खाने के लिए परोसी है। तो जो वो बूढ़ा सा व्यक्ति था वो फिर से बोला, देखिए हमारा खाना यही है, हम आपको यही दे सकते हैं। तो इतने में जो है एक दूसरा व्यक्ति इतने देर बाद अचानक बोल पड़ा, सरदार ये अभी उल्टी करके आ रहा है और साथ साथ इसने जो है कपड़े में पेशाब कर दिया है, तो अब ये नापाक हो चुका है, तो अब आप इसको पकड़ सकते हैं। तो इतना सुनना था कि अचानक उनकी आंखों के सामने का जो पूरा दृश्य है वो बदल गया और वो जो इंसान थे अब वो इंसान नहीं रहे, करीब 7-7, 8-8 फुट लंबी परछाइयों जैसे दिखने लगे। ये घबरा गए बिल्कुल, क्या है। तो फिर उसी सरदार जैसे व्यक्ति ने कहा कि हम जो है वास्तव में जिन्न हैं और तुम चूंकि घर से गुसल करके निकले थे और पाक हालत में थे, इसलिए हम तुम्हें कुछ कर नहीं पा रहे थे, मगर अब चूंकि तुम नापाक हो चुके हो तो हम सामने आने में तुमसे डरे नहीं, तुम हमें छू नहीं सकते, इसलिए हमने तुमको दूर रहने के लिए कहा और तुम्हारा खाना तो हमारे खाने लायक नहीं है और हम इब्लीस को मानने वाले हैं, बाबा इब्लीस के संताने हैं और ये गंदा सड़ा खाना ही हमारा खाना है, हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा खाना है वही हमने तुम्हें दिया, मगर तुम इंसान हमेशा से हमारे दुश्मन रहे हो, तुमसे पहले हम इस धरती पर चैन से रहते थे, मगर तुम्हारे आने के बाद हमें पर्दे में कर दिया गया है। हमारे पिता इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया गया है, हम तुमसे नफरत करते हैं और आज हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं और तुम्हारे वजह से ही चूंकि हमको तकलीफें हुई इसलिए हम हर इंसान से नफरत करते हैं। और इसके बाद जो है वो बिल्कुल हवा में तैरने लगे और फिर वो जो सरदार जैसा व्यक्ति था उसने अपने बड़े बड़े नाखूनों से उनके शरीर को नकोड़ना शुरू कर दिया। तो वो दर्द से चीख उठे और वो सभी हंस रहे थे और कह रहे थे कि आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है क्योंकि तू हमारे जाल में फंस गया है। ऐसा करते करते कब वो बेहोश हो गए उन्हें पता नहीं चला। अगली सुबह गांव के ही कुछ लोगों को वो बहुत बुरी तरह से घायल हालत में उसी डबरी के पास मिले थे। इसी तरह से उनको घर वापस लाया गया। अब ये तो अल्लाह का करम है कि इनकी जान बच गई, मगर जिनके कबीलों में जाकर वो फंस गए थे और तब से हमारे खानदान में जब परदादा ने होश में आने के बाद ये सारी घटना बताई थी तब से हम लोग ये घटनाएं सुनते आ रहे हैं और आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। बहुत बढ़िया भाई, एक तो आप बहुत दूर से ये घटना शेयर किए हैं और दूसरी बात काफी इंटरेस्टिंग घटना थी। अब इसके बाद तो गांव की घटना है। दोस्तों, गांव देहात में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिस पर विश्वास कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, मगर ये सच्चाइयां हैं। गांव के लोग चूंकि इनको भुगत चुके होते हैं इसलिए वो ऐसी बातें बताते हैं। और जो ये घटना मैंने सुनी है मेरे लिए भी रेयरेस्ट थी क्योंकि मैंने भी कभी नहीं सुनी थी। और ये घटना है गोभूत की। जिस तरह से इंसान अगर मृत्यु मरता है तो उसकी आत्मा भूत में बदल जाती कहते, तो ऐसे ही अगर जानवर के साथ ऐसा हो तो कुछ गांव में गोभूत करके नाम प्रचलित है, जो ये माना जाता है जानवरों की आत्माएं होती हैं। ऐसा ही हिमांगी जी के साथ हुआ। और ये घटना उनकी बुआ के साथ है। बुआ
काफी एजेड है, करीब 70-72 साल की, और विधवा है चूंकि, तो इसलिए इनके घर में ही रहती हैं। तो इनके पड़ोस में एक गाय थी। तो एक दिन एक्सीडेंटली जो गाय है वो गांव के तालाब में गिर गई थी, और ऐसे गिरी थी कि मतलब उसका शरीर तो बाहर था मगर मुंह जो है पानी में डूब गया था और दम घुटने से उसकी मौत हो गई थी। और ये बात जो हुए उस दिन सुबह हुई थी, और शाम के करीब बुआ ने देखा कि वो गाय जो है उनके घर की कुछ दूरी पे बहुत उछल कूद कर रही थी। तो इन्होंने उसको डांट के भगाया। तो जब उनको डांटते हुए सुना तो घर वाले ने पूछा किसको डांट रहे थे, तो बोले वो जो पड़ोसी की गाय है ना वो ऐसा कर रही थी। तो सुनकर इनको भी बुरा लगा, इनके मतलब शायद खेत वगैरह में कुछ आ गई थी। तो ये जाकर पड़ोसी से कहने लगी कि भाई अपनी गाय को, इनकी मम्मी पड़ोसी से कहने लगी अपने गाय को संभाल कर रखिए, देखिए ऐसा होता तो ये तो मतलब हमारी गाय कहां से आएगी, वो तो आज सुबह ही तालाब में डूबकर मर गई। सुनकर बड़ा आश्चर्य लगा। बुआ से आकर पूछे कि भाई आप किसको देखे थे? तो अरे पड़ोसी की गाय को मैं अच्छे से पहचानती हूँ, वही थी। एंड उस रात से बुआ जी को बहुत तेज बुखार और बहुत तबीयत खराब, और जैसे जैसे दिन बीतने लगा इनकी तबीयत और खराब होने लगी, मतलब वो बिस्तर से ही नहीं उठ पा रहे। तो काफी डॉक्टर दिखाया गया मगर डॉक्टर ही उसमें कोई भी रीजन नहीं पकड़ा रहा था, और इनकी तबीयत जो है बद से बदतर होती जा रही। तो घर वालों को तो ऐसा लगने लगा कि शायद इनका अंत समय आ गया है। बट ऐसे में ही इनके पिताजी ने ही डिसाइड किया कि चूंकि हम तो डॉक्टर तो सब दिखा चुके हैं, तो क्यों ना एक बार झड़वा लिया जाए। तो एक ओझा को बुलाया गया, और ओझा ने आते ही साथ इनसे कहा कि इन्होंने कुछ ऐसा देखा था क्या? तो बताए हाँ ऐसा गाय देखी। तो बोले चूंकि ये गाय को आवाज दी थी इसलिए उस गाय का जो अभिशाप है इनको लग गया है और इनकी यह हाल है। उसके बाद तो फिर झाड़ फूक वगैरह किया गया, और उसके बाद बुआ जी की तबीयत तो ठीक हो गई, मगर हम सभी के लिए एक नया अनुभव रहा वो भूत का। मेरा आखिरी स्टोरी भी एक गांव से ही है। नीलांजना जी लिखते ही है, मेरे पिताजी के साथ हुई घटना है और हमारे लिए भी काफी कष्टकारक थी। हमारा घर जो है वो गांव के तालाब और शमशान दोनों के बीच में पड़ता है। तो शमशान से थोड़ी दूर होने की वजह से हमारे घर में नियम है कि हम लोग शाम के समय कभी भी न तो नॉनवेज घर में लाते हैं नहीं बनाते हैं। हालांकि मेरे पिताजी की ये बहुत आदत थी कि वो ऐसा करते थे, मगर घर वालों के समझाने पर उन्होंने ये बंद कर दिया था। नॉनवेज लाना होता था तो दिन में ही ले आते थे, पका कर खा लेते थे। एक दिन खेत से लौटते हुए बाजार में इनको बहुत अच्छी मछली, ताजी मछली दिख गई, तो वो खुद को रोक नहीं सके क्योंकि दोबारा मिलेगी कि नहीं सवेरे तरफ। तो उन्होंने खरीद ली और खरीद के वो उसे घर ले आए, और ठीक शमशान के पास से होते हुए उनको घर आना था। घर आने के बाद रात से उनको तेज बुखार, और वो अजीब अजीब बातें करने लगे कि नहीं मैं ले जाओ मछलियां, मुझे नहीं खानी है, मैं अब से नहीं खाऊंगा, ऐसा कुछ बड़बड़ाने लगे। तो हम लोग तो काफी परेशान हो गए, और मछलियां जो थी वो रख दी गई थी कि भाई सवेरे पकाएंगे। सवेरे जब हमने वो हांडी खोल के देखी तो हम सभी आश्चर्यचकित रह गए थे, और मेरी माँ तो करीब करीब मुझे पकड़कर बिल्कुल गिरने ही वाली थी, क्योंकि हमने देखा कि हंडी तो ऊपर से ढकी हुई थी पत्थर से चप के, मगर अंदर से मछली का पूरा शरीर जैसे होता है ना था, बॉडी पूरी वैसी थी, मतलब कांटे पूरे आपस में जुड़े हुए थे मगर मांस पूरा गायब था। दूसरी तरफ पिताजी की तबीयत भी खराब होने लगी थी। अंत में फैसला किया गया कि ओझा को बुलाया जाए कि ये साधारण बात दिख नहीं रही थी। तो ओझा ने आकर फिर झाड़ फूक किया तो पिताजी की तबीयत तो ठीक हो गई, मगर तब से हमारे घर में
शाम को नॉनवेज बनना बंद हो चुका है। अब बिल्कुल स्ट्रिक्टली हम लोग इस बात का पालन करते हैं।